हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ऑलरेडी हमने एक सेट आपको डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा सेकेंड सेट का डिस्कशन है। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसी को लेकर डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकेंड सेट का डिस्कशन है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए। और एक काम आपको करना है, जो कि वीडियो को आपको दोस्तों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चले आज स्टार्ट करें सेकेंड सेट। ठीक है बच्चों, चले स्टार्ट करें। देखिए सेट का क्वेश्चन हमने ले लिया, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आप भी थोड़ा सा स्क्रीन को मतलब वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। चले फिर स्टार्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। पूछा गया कि कॉन्सिल्ड आइडल टाइम मीन्स, कॉन्सिल्ड आइडल टाइम मीन्स क्या होता है। ऑप्शन 4 है इसमें, टाइम लॉस्ट बिटवीन गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क, या विच अराइजेज ड्यू टू द ब्रेक डाउन सिक्योरिटी scarcity, non-availability of raw materials, or which arise due to manipulation of the job booking। अब देखिए एक्चुअली ये जो concealed idle time क्रिएट होता है, मीन्स होता है, ये एक्चुअली मैनिपुलेशन के लिए ही हो सकता है। एम्प्लॉयज स्लो काम किए, टाइम एक्स्ट्रा लगा दिए, इस टाइप का अगर काम करते हैं तो मैनिपुलेट करते हैं, टाइम को मैनिपुलेट करते हैं, तो उसके कारण ये concealed idle टाइम क्रिएट होता है। तो इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब क्या होगा, समझ में आ गए आपको। आप सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होना चाहिए, आपका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सही जवाब क्या होना चाहिए, सही जवाब आपका सी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सही जवाब आपका सी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, डैश इज इनहेरिटेड इन एनी वर्क सिचुएशन एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। मतलब इसमें ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन में समझ में आएगा। ऐसा कुछ है जिसको जन्म से उसके साथ साथ है, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। कौन सा, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, कॉन्सिल्ड आइडल टाइम, ऑल ऑफ दिस। इसमें देखिए नॉर्मल आइडल टाइम जो होता है वो आपका कंट्रोल में नहीं होता है, तो इसका मतलब आंसर आपका नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, ऑप्शन ए नॉर्मल आइडल टाइम होगा। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क इज कॉल्ड। फैक्ट्री गेट से जॉब तक पहुंचने का जो गैप है, जो टाइम वेस्ट होता है उसमें, तो उसको क्या बोला जाता है, ओवर टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। भाई इसको नॉर्मल आइडल टाइम बोला जाता है। ठीक है ना। इस ये मतलब जो सेट हमने आज लिए हैं, थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि थियोरिटिकल पार्ट भी आपका स्ट्रांग हो, क्योंकि क्वेश्चन में मैथमेटिकल पार्ट के साथ साथ काफ़ी सारे थियोरिटिकल क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ेगा, मतलब आएगा। तो इसलिए आज इसमें ज़्यादा थियोरिटिकल पार्ट है, काफ़ी सारे थियोरिटिकल पार्ट है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइडल टाइम, खास तौर से आइडल टाइम के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन दे दिए इसमें। आइडल टाइम कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू, आइडल टाइम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम रेट वेजेस सिस्टम में, स्टेट पीस रेट सिस्टम में, या देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस। एक्चुअली आइडल टाइम जो है, जो आइडल टाइम आपको कंट्रोल करना है, तो इन जनरल क्या होता है, टाइम के हिसाब से आप पैसा देंगे तो नहीं कंट्रोल हो पाएगा, आपको पीस रेट में पैसा देना पड़ेगा, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा वर्कर, जल्दी जल्दी बनाएगा, क्योंकि उसको पीस रेट में अगर पैसा मिले तो वो कितना पीस बनाएंगे उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो इस केस में आइडल टाइम बचाने के लिए आपका एक तरीका ये है कि भाई स्टेट पीस रेट चलाओ, जितना बनाओगे उतना पैसा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम मतलब आपका जो आइडल टाइम वो कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग इज, टाइम कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग टाइम कीपिंग करते हैं।
क्या बोला गया देखिए, प्रिपरेशन पेरोल बनाने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरहेड, मेंटेन डिसिप्लिन इन अ फैक्ट्री। तो ये टाइम कीपिंग के लिए एक्चुअली अगर देखा जाए ये तीनों ऑप्शन तीनों ही हमारा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए और आगे बढ़ते फटाफट। टाइम लॉस्ट फॉर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इन अ फैक्ट्री इज कॉल्ड। जो टाइम रूटीन मेंटेन करने के लिए मशीन का रूटीन मेंटेनेंस होता है, उसके लिए जो टाइम वेस्ट होता है फैक्ट्री में, उसको क्या बोला जाएगा? एबनॉर्मल आइडल टाइम, ओवर टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉन ऑफ दिस। ये एक्चुअली नॉर्मल आइडल टाइम में आएगा, क्योंकि मेंटेन तो रेगुलर मेंटेन होता है, इसमें तो देना ही पड़ेगा आपको टाइम, तो ये नॉर्मल टाइम आपको देना ही है, तो इसलिए नॉर्मल आइडल टाइम होगा। आपको लग रहा है कि इस सेट में बहुत सारे नॉर्मल मतलब आइडल टाइम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए, अच्छा ही हुआ है, अलग अलग टाइप का आइडल टाइम के क्वेश्चन दे दिया, तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप आंसर कर पाएंगे, ये सॉल्व हो गया आपको। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्या बोला है, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी मिला है। टाइम एज पर टाइम कीपिंग इज 48 आवर्स, टाइम एज पर टाइम बुकिंग इज 44 आवर्स। इफ hourly wage rate is 60 then wage paid for the idle time will be। एक्चुअली क्या होता है, आवरली वेज रेट सिस्टम में, मतलब आवरली वेज रेट सिस्टम में अगर पेमेंट किया जाता है तो जितना टाइम की मतलब जितना टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन में रहा उसी के हिसाब से दिया जाता है। तो इसका मतलब है उसने काम किया 44 आवर्स, लेकिन मतलब टाइम कीपिंग के हिसाब से फैक्ट्री में रहा 48 आवर्स, तो उसको कितना आइडल टाइम के लिए हमने पैसा दिया, कितना आवर्स, आइडल टाइम कितना है देखिए, तो यहाँ पे आइडल टाइम पहले निकाल लीजिए। आइडल टाइम कितना है, आइडल टाइम मतलब आइडल टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे आइडल टाइम कितना हो गया, 48 माइनस 44, है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा है 48 माइनस 44 दैट इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक है, तो हर एक आवर के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, 60 रुपीज़ दे रहा है, तो आइडल टाइम वेजेस कितना होगा, तो आइडल टाइम वेजेस इक्वल टू 4 आवर्स इंटू 60 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 240 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 240 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको, 240 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे है, हाँ भाई 240 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 240। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए नंबर 8 में क्या बोला गया है, टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग इक्वल टू, अभी तो आपको फॉर्मूला बताया हमने, है कि नहीं, अभी आपको फॉर्मूला बताया, वही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग, अभी देखिए अभी फॉर्मूला हमने लिखा है, इसको क्या बोलेंगे, आइडल टाइम इक्वल टू टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका आइडल टाइम होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। नंबर 9, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा ट्रू और फॉल्स आपको बोलना है। ठीक है बच्चों, तो चले देखते हैं फिर। ए में क्या बोला गया है, मास्टर रोल मेथड इज अ मैकेनिकल मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। ठीक है, मास्टर रोल मेथड इज अ मैकेनिकल मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये एक्चुअली फॉल्स है, ये नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज आइडल टाइम। सही बात है, अभी तो आपको बताया हमने, ये ट्रू है। फिर टाइम कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ द वर्कर, ये भी सही बात है।
वर्कर का टाइम जो रिकॉर्ड करते हैं उसी को टाइम कीपिंग बोला जाता है, ये भी सही बात है। टाइम कीपिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द फैक्ट्री वर्कर, ये तो फॉल्स है। क्यों नहीं है भाई, जरूरत तो है ही। तो इसका मतलब है ए एंड डी फॉल्स है, बी एंड सी ट्रू है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें है। ए बी ट्रू नहीं, गलत है। ए एंड बी फॉल्स नहीं, ये भी गलत है। तो बी एंड सी बोथ ट्रू है, ठीक है, ये सही बात है, ठीक है ना। बी एंड सी बोथ ट्रू है, फॉल्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन ये ऑप्शन में दोनों ट्रू बताया, तो ये सही बात है। ये ऑप्शन आपका सही है, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट आपको असर्शन रीजनिंग क्या बोला है। मेटल डिस्क इज अ मैकेनिकल मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। भाई सही बात नहीं है, ये तो गलत है, ये फॉल्स है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। मेटल डिस्क मेथड मैकेनिकल मेथड नहीं है, डिस्क है, डिस्क हाथ में देते हैं, तो ये तो नहीं है भाई। अंडर मेटल डिस्क मेथड क्या होता है, देखिए, ईच वर्कर इज एलोटेड ए मेटल डिस्क विच इज प्लेस्ड ऑन अ बोर्ड सीरियली एट द फैक्ट्री गेट। ये बात तो सही है, ये ट्रू है भाई, ये ट्रू है, लेकिन जो असर्शन है वो गलत है, वो सही बात नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में है, ऐसे देखिए कौन सा ऑप्शन में है। बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत है, ये नहीं होगा। फिर बोथ ए एंड आर ट्रू बट नो, ये भी नहीं सही है। फिर देखिए ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये तो है ही नहीं, ये तो फॉल्स है। तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ये सही बात है। तो मतलब डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन मिला है। बेसिक प्राइस रेट फॉर अ वर्क इज 20 पर यूनिट इन अ वीक इफ अ वर्कर गेट वेजेस 22 पर यूनिट के 22 रुपीज़ उसको मिलता है, तो देन हिज एफिशिएंसी अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम विल बी। अच्छा, पहले तो एक चीज़ देखना है, अगर उनको नॉर्मल रेट 20 है और उसको 22 दिया गया है, तो उसको कितना परसेंट नॉर्मल रेट का कितना परसेंट दिया गया है वो पहले कैलकुलेट कर लेना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेज रेट गिवन, कैसे, कितना वेज रेट गिवन ऑन नॉर्मल रेट क्या है, देखते हैं। फिर वेज रेट गिवन ऑन नॉर्मल रेट क्या दिया गया है उनको, 22 रुपीज़ दिया गया है, जहाँ पे नॉर्मल रेट है 20, तो इंटू 100 करते हैं, देखते हैं कितना परसेंटेज आता है। 0 काट देते हैं, 2 से काट देते हैं 11, तो इसका मतलब है 110, 110% दिया गया है। अब देखिए कौन सा कंडीशन में मेरिक का सिस्टम में 110% दिया जाता है। अप टू 83.33 या 83% तक क्या दिया जाता है, अप टू 83% तक दिया जाता है नॉर्मल रेट। 83 से ज़्यादा लेकिन 100% तक क्या दिया जाता है, 110%। और 100% से ज़्यादा होता है तो 120% दिया जाता है। तो इसका मतलब है ये जो 110% रेट दिया गया है, वही रेट दिया गया है, तो वो कौन सा इसमें पड़ेगा, 83 to 100% एफिशिएंसी में। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए, आपको ये कैलकुलेशन करके फिर समझ के इसका आंसर करना है, ध्यान पे रखना भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चले आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन था ये। रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 80, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 4 पर यूनिट, तो रेट पर आवर बोला है 80। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन होता है, 4 प्रोडक्शन होता है। तो ये ध्यान पे रखो, 80 रुपीज़ दिया जाता है 4 यूनिट के लिए। इफ अ वर्कर प्रोड्यूस 50 यूनिट्स इन अ डे, हिज टोटल वेजेस अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम कितना होगा। तो इसका मतलब हमको पहले क्या काम करना है, स्टेट पीस रेट सिस्टम पहले निकाल लेना है। पीस रेट सिस्टम पर यूनिट क्या होगा वो निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। पीस रेट पर यूनिट, पीस रेट पर यूनिट कितना होगा, देखिए 80 रुपीज़ 1 घंटे के लिए दिया जाता है, और 1 घंटे में आप बनाते हैं कितना, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ₹20। तो मतलब हर यूनिट के लिए आपको दिया जाता है 20।
तो उसने कितना बनाया, 50 बनाए हैं, तो टोटल अर्निंग कितना होगा, इक्वल टू, और वेजेस इक्वल टू क्या होगा, 50 यूनिट्स बनाए हैं और पर यूनिट के लिए हम दे रहे हैं कितना, दिखाई दे रहा है भाई आपको, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इंटू 20 हो जाएगा, तो भाई कितना आ जाएगा, ₹1000, ठीक है, ₹1000 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है आपका 1000 का, ऑप्शन है 1000, हाँ है भाई, ए होगा फिर आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बिल्कुल इजी है। आगे बढ़ते हैं फिर, फीचर्स ऑफ अ गुड वेज पेमेंट सिस्टम। एक अच्छे वेज पेमेंट सिस्टम का क्या फीचर्स होना चाहिए, क्या बोला गया है, देखिए बोला है कि भाई एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होना चाहिए, सिंप्लिसिटी ये भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है आंसर आपका ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ही होना चाहिए, तो ये ऑल ऑफ दिस होगा। क्लियर, चले आगे बढ़े। अमाउंट ऑफ वेजेस डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वेजेस जो हम देते हैं, अमाउंट कितना बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो ऑप्शन आपको दिया गया इसमें से कौन सा किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी ऑफ वर्क हो सकता है, वर्क कितना काम हमने किया है उसके ऊपर डिपेंड करके आपको वेजेस डिपेंड करता है। टाइम ऑफ वर्क, डेफिनेटली कितना टाइम आपने स्पेंड किया उसके ऊपर भी वेजेस आपका बन सकता है। बोथ ए एंड बी, हाँ ए ऑप्शन सही है आपका, ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन, ए एंड बी दोनों ही आपका डिपेंडेंस है, दोनों के ऊपर आपका टोटल वेजेस, अमाउंट ऑफ वेजेस डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं फिर। एफिशिएंसी लेवल ऑफ अ वर्कर इज 80%। इफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज 60 आवर्स, देन द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर फॉर द जॉब विल बी। तो देखते हैं पहले कि एक्चुअल टाइम कितना लिए हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसका तरीका क्या है, देखिए टाइम तो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, देखिए एफिशिएंसी का मतलब है टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन इंटू 100, ये होता है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी कितना है आपका, 80% बता दिए गए, ये बता दिए गए 80% है। तो इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें, टाइम अलाउड आपका 60, टाइम टेकन बताया नहीं, टाइम टेकन टी लिख लेते हैं इसको, टाइम टेकन, तो इक्वल टू कितना होता है, टाइम टेकन इंटू 100 इक्वल टू बोला है 80। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी इजिकल टू, मतलब टाइम टेकन इजिकल टू 80 टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इक्वल टू 100 इंटू 60 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो 0 काट दीजिए, 2 से काटिए 3 होगा, 2 से काटिए 4 से इसको काट दीजिए 25। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 75 आवर्स। लेकिन आपने टाइम अलाउड कितने किए हैं, टाइम अलाउड हुआ है आपको 60 आवर्स। इसका मतलब है टाइम जो आपने लिया है 75 आवर्स, इसका मतलब है टाइम जितना अलाउ किया गया है उससे ज़्यादा आपने टाइम लिए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, बात सही है। और जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं, फिर आंसर में आते हैं। कंक्लूजन में क्या बताएगा, लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम नहीं, इक्वल टू द स्टैंडर्ड टाइम नहीं, 80% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आपका सही है, मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि आपने 75 आवर्स लिए हैं जो कि 60 आवर्स से ज़्यादा ही तो है। ठीक है बच्चों, चले
चले फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर से है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा दोनों साइड में, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आप देखिए क्या बोला गया है, इफ द वर्कर वर्क्स मोर देन द टाइम अलाउड इट इज कॉल्ड। अगर वर्कर ने जितना टाइम अलाउ किए हैं उससे ज़्यादा टाइम अगर स्पेंड करता है काम पे, तो उसको क्या बोलेंगे? इफ द वर्कर वर्क मोर देन द टाइम अलाउड इट इज कॉल्ड ओवर टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम, एब्नॉर्मल आइडल टाइम, नन ऑफ दिस। तो ये ओवर टाइम हो गया, जितना टाइम दिया है उससे ज़्यादा टाइम अगर ले रहा है तो फिर ओवर टाइम ले रहा है, ओवर टाइम काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बेसिक प्राइस पर रेट ऑफ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करके आए हैं, 11 में था, 17 में भी सेम क्वेश्चन दे दिए हैं, गलती से दे दिए हैं। इसका ऑप्शन ये तो यही है, आपको पता भी है, तो ये गलती से इसने दोबारा इसको कॉपी कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है गलती। चलिए एक स्टोरी बताए गए हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखते हैं क्या बोला गया। आकाश मैन्युफैक्चरर इज अ स्टैच्यू मेकर, स्टैचू बनाते हैं। प्रोड्यूस डिफरेंट स्टैचूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, अलग अलग स्टैचू बनाते हैं। दे नीड एक्सपर्ट एडवाइस रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सुटेबल वेज प्लान फॉर देयर बिजनेस where the quality of the work is more important than the quantity। चलिए आपको उसने चुना है कि आप एक एक्सपर्ट है, तो आप बताइए भाई, ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप दीजिए, मतलब ये ऑप्शन का आंसर दीजिए आप, क्योंकि आप ही तो एक्सपर्ट है। आपको पूछा गया है कि कौन सा हम मेथड अप्लाई करें तो फिर बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं। व्हाट मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन डू यू सजेस्ट फॉर आकाश मैन्युफैक्चर, क्या आप सजेस्ट करते हैं? यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में मेन मैटर क्या है कि भाई हम स्टैचू बनाते हैं और उसमें मेन फोकस है भाई क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे क्वालिटी का मैटर आता है तब हम क्या करते हैं, पीस रेट अप्लाई नहीं करते। ठीक है, उस केस में क्या होता है, टाइम रेट मेथड ही अप्लाई किया जाता है, क्योंकि टेलर डिफरेंशियल ये भी पीस रेट है, मेडिक्स का भी पीस रेट है। एक्चुअली जब कोई क्वालिटी की बात आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, टाइम रेट सिस्टम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है। ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टोरी बना के आपको दिए हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया आपको कि अगर क्वालिटी का मैटर रहेगा, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो टाइम रेट सिस्टम बेहतर है। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। चले, अकॉर्डिंग टू यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर द मेथड यू हैव सजेस्टेड। देखिए यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या आपको सोचना चाहिए, कोई मेथड जब अप्लाई करेंगे हम, क्या चीज़ हम उसमें ध्यान देंगे। ठीक है, क्या चीज़ में आपको ध्यान देना है, देखते हैं क्या बोला गया है ऑप्शन में। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर आवर्स, करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज अटेंडेंस टाइम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस पेमेंट्स मेड टू ए वर्कर। तो क्वेश्चन क्या आपका, अकॉर्डिंग टू यू which of the following are the almost importance for the method you have suggested। इसमें जो आपने सजेशन दिया, आप देखिए क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था ना, उसी को उठा के आपको दे दिया। आपने क्या सजेशन दिए, आपने सजेशन दिए टाइम रेट सिस्टम। तो अगर टाइम रेट सिस्टम आप बोलते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये जो चारों ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें से कौन सा चीज़ आपको ध्यान से देखना है। अगर आप टाइम रेट सिस्टम में किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्कर, उनका जो अटेंडेंस है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो। वो कब ऑफिस में आते हैं, कब ऑफिस में जाते हैं, या कितना टाइम काम पे लगाते हैं, ये हर चीज़ आपको ध्यान पे देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शंस चारों दिए हैं इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है,
करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज अटेंडेंस। अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था, मतलब ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें जैसे कि ये केस स्टडी बेस है, तो उसमें पिछले आंसर के बेसिस में ही आपको अगले आंसर करना है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 20 क्या बोला गया है? द लिमिटेशन ऑफ द अबव स्टेटेड मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको उसी के आधार पर दिए हैं। इसमें क्या लिमिटेशन है पूछा है कि भाई इसमें लिमिटेशन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कॉस्ट पार्ट का। बोला है कि जो मेथड आपने रेफर किए उसका क्या लिमिटेशन है। तो आपने क्या मेथड रेफर किए? टाइम रेट सिस्टम। तो टाइम रेट सिस्टम का क्या लिमिटेशन है ना, वो देखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन दिया भाई। द लिमिटेशन ऑफ द अबव स्टेटेड मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन क्या? क्रिएट आइडल टाइम, इनएफिशिएंट वर्कर्स आर पनिश्ड, पुअर क्वालिटी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नहीं, इसमें देखिए मेन जो मैटर होगा आइडल टाइम क्रिएट होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से आप पैसा देते हैं, कम करे ना करे उनको पैसा मिल जाएगा। इसके चलते हुए वो आइडल टाइम क्रिएट करेगा, बैठ के पैसा लेके जाएगा आपका, है ना। ये होने का चांसेस रहेगा। अगर आप तरीके से उसको सुपरवाइज नहीं किए, आप तरीके से उसको ध्यान नहीं दिए, तो वो बैठ के आपका पैसा लेके जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट जो 3 क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा हुआ एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन हमको मिला है, अच्छा है। ठीक है, ये ध्यान पे रखिएगा आप, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमने 50% क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, है ना। पानी पी लेते हैं फिर। 20 मार्क्स हमने ऑलरेडी अपना झोली में ले लिए हैं, बाकी 20 के लिए फिर लड़ाई शुरू। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not regarded as transfer of capital assets? ठीक है, इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट्स नहीं है ये पूछा गया आपको। देखिए कौन सा ऑप्शन देखते हैं फिर। कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, नहीं ये तो नहीं है भाई। मनी रियलाइज्ड ऑन रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड एट मैच्योरिटी, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो छूट है, इसमें नहीं आता है, कैपिटल एसेट में नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, नो। और क्या बोला गया है? ऑल ऑफ द अबव। आप बोलिए इसमें क्या होगा। बोला है कि भाई which of the following is not regarded as transfer of capital asset, इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट्स के हिसाब से नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो आपने देखा ए बी सी तीनों ही आपका कैपिटल एसेट्स नहीं हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस होगा, ये तीनों ही आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। ऐसे चालाकी से क्वेश्चन आपको कर सकते हैं, आप गलती करके बैठेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर 22, ये आपका टैक्सेशन का पार्ट चल रहा है। नंबर 22 क्या बोला गया है? कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ऑन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द कैपिटल एसेट बाय फायर इज रिगार्डेड एज। अगर आपका जो कंपेंसेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, क्योंकि आपका जो कैपिटल एसेट्स है वो आग से, मतलब आग लगा था उसमें, अपने बचाए हैं, तो इसको हम क्या, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से आपको कंपेंसेशन मिला है, इसको क्या ट्रीट करेंगे? ट्रांसफ़र के और से ट्रीट करेंगे, नॉट ट्रांसफ़र एट ऑल, या बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस, कैसे ट्रीट करेंगे? तो एक्चुअली ये कंपेंसेशन को ट्रांसफ़र की दौर से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर। Which of the following is not regarded as a capital assets? इन चारों में से कौन सा कैपिटल एसेट्स नहीं है? देखते हैं फिर। सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ ड्वेलिंग हाउस, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर ई रिकवरेबल ट्रस्ट,
कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। तो इसमें से जो तीन हमने देखा है ना, ए बी एंड डी, ये तीनों आपका कैपिटल एसेट्स है। तो इसका मतलब है कौन सा नहीं है, नंबर सी आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये कैपिटल एसेट्स के दौर से ट्रीट किया नहीं जाएगा। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। नंबर 24 में, एग्रीकल्चरल लैंड विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स ओनली when the distance of such land from the local limit of municipality or municipal corporation or cantonment board is written। कितना, ये आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, कितना होना चाहिए, 8 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 8 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़े, थियोरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to constitute an agricultural land as capital assets the volume of population must be at least, कम से कम कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, मतलब मिनिमम पॉपुलेशन कितना होना चाहिए कि हम एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट माने उस एरिया का। ये भी आपको पता होगा, ये होगा 10,000, मिनिमम 10,000 पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, म्यूनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन मिनिमम 10,000 होना चाहिए। आगे बढ़े, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी रिगार्डेड एज ए कैपिटल एसेट्स, इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट्स नहीं है। एक्चुअली चूनिस वन ऑन गोल्डन रिंग, ये तो कैपिटल एसेट्स है। जीरो कूपन बॉन्ड है भाई, जीरो कूपन बॉन्ड आपका कैपिटल एसेट एक्चुअली नहीं है। जैसे डायमंड्स वन ऑन कोट, ये भी कैपिटल एसेट्स है। रूट परमिट, ये भी कैपिटल एसेट्स है, मतलब बी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। टू बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ए ड्वेलिंग हाउस मस्ट बी होल्ड फॉर, कितने दिन रहना चाहिए, कितने दिन रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होने के लिए जो ड्वेलिंग हाउस है वो कितने दिन हाथ में होना चाहिए, कितने दिन होगा, 24 मंथ्स और मोर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। 24 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए, 24 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज अ डैश, गुडविल को क्या ट्रीट किया जाएगा, गुडविल क्या है, कैपिटल एसेट्स, पर्सनल इफेक्ट, फिक्टिशियस एसेट्स, अनरियल एसेट्स, नहीं, गुडविल एक्चुअली कैपिटल एसेट्स है। ठीक है, गुडविल का कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी एक कैपिटल एसेट्स है। ठीक है बच्चों, गुडविल एक कैपिटल एसेट्स है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ट्रू है। If a building holds for more than 24 months before transfer, then it is considered as a long-term capital assets। बात तो सही है, ठीक है ना, ये भी बात तो सही है। If listed shares of a company holds up to 12 months before transfer, then it is considered as short-term capital assets, ये भी सही है। फिर और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्फ जेनरेटेड गुडविल इज टेकन एज, आगे बढ़े, टेकन एज नील, हाँ ये भी बात सही है। टेनेंसी राइट्स आर ए कैपिटल एसेट्स, ये बात भी सही है। इसका मतलब है जितने सारे ऑप्शन बताए गए हैं सब चारों ऑप्शन सही है एक्चुअली। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन में है ये आपका ऑप्शन सी, मतलब ये सब कैपिटल एसेट्स है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, और एक प्रॉब्लम हमको मिला है बहुत टाइम बाद, अच्छा है, चलो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या बताया गया है। अनुपम कर्मकार परचेज्ड ए मशीन ऑन 20th June 2020 वर्थ रुपीज़ कितना 80,000।
एंड सेल्स प्रोसीड्स ऑफ द मशीन कितना 1,10,000 ऑन 20th January 2025. If the written down value of the machines on the date is 50,000 and the assessee like to avail the benefit of indexation, then the income from capital gain of Mr. Anupam Karmakar in the previous year 2024 to 25 will be कितना होगा। इसमें आपको जो इंडेक्शन कॉस्ट इंडेक्शन दे दिए गए आपको 24-25 में इंडेक्शन है 363, 23-24 में 348 और 2021 में 301। आपको ये नहीं चाहिए होगा क्योंकि आपको 24 और 5 का देखना है और 20 और 21 क्योंकि जिस साल में खरीदा था। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर इंडेक्शन मतलब फैसिलिटीज़ लेना चाहेगा, बेनिफिट लेना चाहेंगे, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो मशीन का रिटन डाउन वैल्यूज़ जो है उसको आपको नहीं देखना है। अगर आपको इंडेक्शन कॉस्ट का बेनिफिट लेना है तो उसमें हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें यही चीज़ देखा जाएगा कितने में आपने खरीदा था और कितने में आपने बेचा है। तो उस केस में कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल प्रॉफिट मतलब कैपिटल गेन कितना होगा। चलिए देखते हैं कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो सेल्स प्रोसीड्स कितना है भाई, सेल्स प्रोसीड्स है आपका 1,10,000, ये आप पहले लिखिए। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इससे लेस करेंगे, क्या करेंगे, इंडेक्शन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ऐसे इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। देखिए अभी क्या है, इंडेक्स के एक्चुअली अमाउंट कितने में हमने खरीदा था 80,000, तो 80,000 पहले लिखेंगे। इसको थोड़ा सा और साइड में लिख देते हैं, थोड़ा साइड कर देते हैं। 80,000 इंटू अभी का इंडेक्शन कितना है 363, करंट का 363 और पहले कितना था, पहले था आपका 301। तो 301 से आप इसको डिवाइड कीजिए और 363 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कितना आता है, ये आपका आएगा, इसको करें कैलकुलेशन, इसे करें, ये आपका आ रहा है 96,478। ठीक है, 9647, इससे माइनस करेंगे 2, फिर आ गया 2, फिर 5, फिर आ गया आपका, इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 3, फिर 1, तो 13522। अब 13522 ऑप्शन आपके पास है, 13, हाँ है भाई, ऑप्शन बी आपका सही जवाब 13522। ये साम्स अच्छा था, ऐसे साम्स आपका एग्जाम में आ सकता है, कैलकुलेशन करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपको इतना फ्रैक्शन में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे क्योंकि आपको फिर काट पीट के आंसर करना है, डिवीजन करके थोड़ा सा इजी कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर 31 में क्या बोला गया है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट of an individual account of post office savings bank account is restricted to कितना होगा, सिंगल अकाउंट में आपको पता है सिंगल अकाउंट में कितना होता है 3,500 होता है, और अगर डबल अकाउंट मतलब जॉइंट अकाउंट होगा तो 7,000 मिलता है। ठीक है, क्लियर। सिंगल अकाउंट में 3,500 मिलेगा, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए छूट मिलेगा 3,500 सिंगल अकाउंट में, और डबल अकाउंट के लिए आपको मतलब जॉइंट अकाउंट के लिए आपको मिलेगा 7,000। क्लियर है बच्चों, ये बिल्कुल याद रख लेना क्योंकि आपको जॉइंट अकाउंट का भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए और आगे बढ़े, खत्म करें जल्दी जल्दी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए ये जो चारों ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में
आएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अच्छा नॉट तो नहीं लिखा है, फॉलोइंग इज इन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए देखते हैं कौन सा। फैमिली पेंशन आता है, ये तो आता ही है। फिर इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ये भी तो आता है भाई। और पेंशन नहीं आता है, पेंशन आपका सैलरी के अंदर आता है। तो इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन दिया आपको, ये दो ऑप्शन सही है ना, इसमें मिस्टेक कर दिए हैं, दोनों ऑप्शन ही सही है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन ये एक्चुअली दोनों ऑप्शन सही है। एग्जाम में आपका इस तरह से नहीं दिया जाएगा कि आपको नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ए एंड बी दोनों ही सही है, दोनों ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 में क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नॉट टैक्सेबल, आप देखा है इसमें ध्यान देना है आपको, नॉट टैक्सेबल बोल दिया गया है। तो देखते हैं कौन सा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, ये भी तो आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी आपका इंटरेस्ट, ये भी आपका आएगा। हाउस रेंट रिसीव, नहीं ये नहीं आएगा। फिर इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स, ये भी आएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन हाउस रेंट तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन ए बी एंड डी, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो इसलिए आंसर आपका सी होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फीस रिसीव्ड बाय ए नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड, कौन सा इसमें टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, प्रॉफिट एंड गेन्स, नॉन ऑफ दिस, नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, ठीक है। ये उनका एक्चुअली सैलरी इनकम नहीं है। तो ये बोर्ड मीटिंग के लिए उसको नॉन एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय भी नहीं है, तो इसलिए एम्प्लॉय होता तो उसको सैलरी होता, तो सैलरी होता तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आता। तो नॉन एम्प्लॉय है, इसलिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थियोरिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर है इसमें अच्छा क्वेश्चन दिए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज टैक्सेबल अंडर द हेड, ये भी तो आपको पता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका किस में आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका किस में आना चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, नॉन ऑफ दिस, किस में आना चाहिए भाई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज एसेसेबल अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन में एसेसेबल है, कौन सा सेक्शन है भाई, 56(2)ID, ठीक है, ये सेक्शन में इसको एसेस किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। 37 में क्या बोला गया है, इनकम फ्रॉम यूटीआई इज, इनकम फ्रॉम यूटीआई क्या एग्जाम्प्टेड है, पार्शियली टैक्सेबल है, टैक्सेबल इन फुल, और टैक्सेबल ओनली व्हेन द अमाउंट एक्सीड्स 10,000, ये आपका सी ऑप्शन होगा, टैक्सेबल इन फुल होगा, ठीक है। चलिए 38 क्या बताया गया है आपको, द रेट ऑफ डिडक्शन सेज ऑन प्राइज मनी ऑफ द लॉटरी इज %, ऑफ अमाउंट, ये एक्चुअली 4% होता है, ठीक है बच्चों। जो टैक्स होता है, टैक्स के ऊपर फिर 4% एडुकेशन सेज लगाया जाता है, ठीक है, 4% होगा आपका आंसर, ठीक है। ये एक्चुअली याद करने वाली क्वेश्चन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें पूछा है कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं।
इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज ऑलवेज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये ट्रू है। इनकम फ्रॉम विनिंग द लॉटरी इज ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी ट्रू है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिविडेंड डिराइव्ड फ्रॉम द शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी सही बात है, क्योंकि ये स्टॉक की तरह ट्रीट हो रहा है, हम इसका बिजनेस कर रहे हैं तो स्टॉक है, तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, गलत है। मैरिज में अगर कोई गिफ्ट आपको मिलता है तो वो बिल्कुल एग्जाम्प्टेड है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है बच्चों, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। मैरिज में जो गिफ्ट मिलता है वो छूट मिलता है। ठीक है, तो मैरिज में जो गिफ्ट मिलता है वो छूट मिलता है, तो ये बिल्कुल एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, अगर गिफ्ट मिलने से आपको टैक्स नहीं देना है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी अभी आप शादी कर ले, शादी करने का उम्र आपका नहीं हुआ है, अब वेट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी दैट इज नेट ₹8,000, नथिंग हैज़ बीन पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कुछ पेड अभी तक किए नहीं है। ठीक है, तो डिडक्टेड एट सोर्स, कोई भी टैक्स आपको गवर्नमेंट अभी तक डिडक्ट किए नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इंक्लूड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इस केस में आपको 8,000 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी टैक्स आपको नहीं काटा गया। तो अगर टैक्स नहीं काटा गया तो यही एक्चुअली आपका नेट बोला तो है, लेकिन फॉरेन कंपनी से मिला है नेट, उनको नेट इतना मिला है बोल रहा है, लेकिन उसमें से टैक्स अभी तक नहीं काटा गया है, तो इसका मतलब है ये 8,000 फुल्ली टैक्सेबल है, इसी के ऊपर फिर टैक्स काटा जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी होगा, ये आपका सही जवाब। इसके साथ साथ हमने 40 मार्क्स का क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो आएंगे हम और आगे कुछ ऐसे ही सैम्पल क्वेश्चन लेके जो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगा, ऐसे ही क्वेश्चन लेके हम आगे आएंगे आपके पास। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम ऐसे ही आपको हेल्प करते रहेंगे और आप भी हमको हेल्प कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों को हेल्प करने के लिए वीडियो शेयर करके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, थैंक यू।